हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जी के साइंस और करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो 50 क्वेश्चन के इस सीरीज में हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए, जो आपको बिहार बीपीएस सीपीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, मद्य निषेध, रेलवे, एमटीएस और अन्य सीजीएल एसएससी के एग्जाम को लेकर, कंपटीशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये 50 क्वेश्चन का सीरीज होने वाला है। तो अभी तक 100 सेट प्रैक्टिस चल चुका है, तो 100 सेट प्रैक्टिस का अगर अभी रिवीजन किए होंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले हर एक एग्जाम्स के लिए आपको ये क्वेश्चन सफलता का सूत्र लेके आएगा। और अगर रिवीजन आपको पीडीएफ के रूप में भी करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही हम प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ अपलोड कर देते हैं और टेलीग्राम चैनल पर ही विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए काफी पर्याप्त है हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसके पहले का सेट प्रैक्टिस है यूट्यूब पर, अगर देखना चाहते हैं तो केसरिया कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च करके आप सेट नंबर डाल के भी आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। आप अपने आगामी एग्जाम को और हेल्दी बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं और अपने जीके और जीएस को और बेहतर रिवीजन के तौर पर बना सकते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन 101 नंबर से प्रैक्टिस का देखते हैं। अगर आप इसके पहले अगर आप केसीसी के यूट्यूब चैनल पर, केसरिया कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो इसी में सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक चीज और कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना एनालिसिस हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड हम उतना आपको इंपॉर्टेंट चीजों को ही पॉइंटेड करके लिखते हैं। तो आप इसका पूरा का पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और खुद से भी पीडीएफ पर बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? बिहार के भोजपुर में उज्जैनिया वंश के संस्थापक शंतन सिंह को माना जाता है। अब जरा उज्जैनिया वंश समझेंगे क्या है, भोजपुर नगर की स्थापना किसने की और यह शंतन सिंह कौन है। तो इसको जानने के लिए हम एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, जो आपके लिए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड एनालिसिस को क्वेश्चन के बगल में ही तैयार करके रखते ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन और आंसर दोनों सेट हो सके बाई ऑप्शन के साथ। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। भोजपुर नगर, उज्जैनिया वंश और शंतन सिंह। कहानी शुरुआत होती है धार मालवा पर जब अलाउद्दीन खिलजी का, सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ अपना पैतृक स्थान छोड़कर बिहार के चेरो राजा मुकुंद के यहां शरण ले ली थी। तत्पश्चात क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रमण में राजा मुकुंद मारा गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो और भी मुस्लिम आक्रमण हुए और उसके बाद राजा मुकुंद की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र सहसवल जो था वो चेरो राजा बना, चेरों का राजा बना, जिसने भोजराज को मार डाला। क्लियर? उसने भोजराज को मार डाला। बदले में देवराज जो था, वो भोजराज का पुत्र जो था देवराज, उसने सहसवल को मारकर 1324 ईस्वी में चेरो राज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि भोजपुर नामक नगर की स्थापना कर दिया गया, किसके द्वारा? देवराज के द्वारा, सहसबल को मारकर 1334 ईस्वी में। देवराज जो था वही देवराज जो सहसबल को मारकर 1324 ईस्वी में चेरो राज्य पर भोजपुर नगर की स्थापना की थी। उसने शंतन सिंह के नाम से उज्जैनों का राजा बना और इसका राज्य भोजपुर कहलाया। अतः इसे भोजपुर में उज्जैनियों वंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। शंतन सिंह का मूल नाम देवराज था, जो कि पहले भी आप सुन चुके हैं। शंतन सिंह जो था वो उज्जैन का राजपूत था, इसलिए इनका वंश जो था वो उज्जैनिया वंश कहलाया। शंतन सिंह के द्वारा स्थापित वंश उज्जैनिया वंश इसलिए कहलाया क्योंकि शंतन सिंह उज्जैन का राजपूत था। ये उज्जैनी जो था वो बाद में डुमराव, बक्सर और जगदीशपुर 3 नए महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए बिहार में। इनकी मौखिक परंपरा की बात करें तो 19वीं शताब्दी में एक पुस्तक है तवारीख ए उज्जैनिया। इस पुस्तक में उज्जैनिया वंश के बारे में जानकारी पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है?
तो उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो है वो जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है और इमदाद यानी कि सब्सिडी जो होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, तभी उत्पादन लागत पर जीडीपी प्राप्त होता है। क्लियर? अब इसको डिटेल से समझेंगे और इसका सूत्र देखेंगे। जीडीपी एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना है तो फॉर्मूला से जीडीपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर और इसमें सब्सिडी को प्लस कर दिया जाता है। अब जीडीपीएफसी देखेंगे क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जो है वो देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत पर जीडीपी का आकलन करने के लिए एक तरीका होता है। जीडीपीएमपी क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य पर जीडीपी का आकलन करने का एक तरीका होता है। एफसी समझेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो यह वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी हुई लागत मूल्य यानी इनपुट कॉस्ट होती है, जो सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या सब्सिडी दिया जाता है। क्लियर? ये जो एफसी है, फैक्टर कॉस्ट है, वो वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन पर लगी लागत मूल्य है यानी इनपुट कॉस्ट है, और इस इनपुट कॉस्ट पर, लागत मूल्य पर सरकार के द्वारा या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या सब्सिडी दिया जाता है। अगर सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है तो वस्तु बाजार में वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, और अगर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा तो बाजार मूल्य जो होगा इस वस्तु का लागत मूल्य से कम हो जाता है। क्लियर? इसे ही एमपी यानी मार्केट प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर जो आपका जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़कर ही उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, तो इसे ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अब जरा समझिएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या था, कब बना और कब यह भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन जब 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया, इसी के साथ उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की बात कही और सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न भारतीय बड़े नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी। सभी भारतीय नेताओं को राजी करके लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो लंदन चला गया, क्योंकि इस सत्ता हस्तांतरण के बारे में ब्रिटिश सरकार की सहमति भी प्राप्त करनी थी। ब्रिटिश सरकार से सहमति प्राप्त करके वापस लंदन से जब भारत आया लॉर्ड माउंटबेटन, तो 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी। इस योजना को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्लियर? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही सार्वभौम सत्ता सौंपा गया भारतीयों को, इसे ही भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था, तो अहदी नामक सेना जो होते थे वो सर्वाधिक वेतन को प्राप्त करते थे। अब ये अहदी जो था उसे भद्र सवार के नाम से भी जाना जाता था। इसी अहदी नामक सैनिक अधिकारी को सज्जन सैनिक भी कहा जाता था और अन्य सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक वेतन इसे दिया जाता था। वे अत्यधिक विश्वसनीय पुलिस सेवा थी, अत्यधिक विश्वसनीय पुलिस होते थे जो सम्राटों द्वारा सीधे भर्ती किए जाते थे अहदी को या भद्र सवार को। इसे 5-5 घोड़े रखने की अनुमति सम्राट के तरफ से ही थी, यानी एक अहदी 5 घोड़ा रख सकता था। अहदी की उपस्थिति की गणना करने के लिए एक नए पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी जिसे दीवान ए नायक कहा जाता था। दीवान ए नायक के द्वारा ही अहदी के उपस्थिति की गणना की जाती थी और इस दीवान ए नायक को कहीं भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में कलिंग का विलय मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद के द्वारा पहली बार कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया गया था।
क्लियर। यह कलिंग जो था वो मगध साम्राज्य में सबसे पहली बार नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। साथ ही विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जैन मूर्ति उठाकर भी महापद्म नंद लाया था। कहां? मगध साम्राज्य में। बात करें कि कलिंग में एक नहर को निर्माण भी करवाया था महापद्म नंद ने, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फाभिलेख जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है उसी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करती है? तो सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य, चाहे तो लघु रेडियो तरंग दैर्ध्य हो, दीर्घ रेडियो तरंग हो या मध्यम तरंग दैर्ध्य हो, सभी प्रकार के बॉड विकिरण को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। कैसे मौद्रिक नीति को तैयार किया जाता है, जरा इसको समझिएगा। तो मौद्रिक नीति सबसे पहली बात क्या होता है? तो यह एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खास तौर से उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई है, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित और नियंत्रित करती है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। इसीलिए मौद्रिक नीति को तैयार किया जाता है आरबीआई के द्वारा। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति ब्याज दर मौद्रिक नीति समिति, जिसे एमपीसी यानी मॉनिटरी पॉलिसी कॉर्पोरेशन मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा 6 सदस्यीय समिति होता है, यह एमपीसी केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया 6 सदस्यीय समिति होती है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कॉर्पोरेशन। और यह मॉनेटरी पॉलिसी कॉर्पोरेशन जो है वो आरबीआई के अधिनियम 1934 ईस्वी की धारा 45ZB के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। एमपीसी को एक वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक होता है और इसी के तहत आरबीआई मौद्रिक नीति को तय करती है। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति को तैयार किया जाता है। राजकोषीय नीति को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार तय करती है राजकोषीय नीति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर समाचारों में चर्चित रही थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, उड़ीसा में। यहां देवदासी संस्था के प्रसंग में काफी चर्चा में यह मंदिर रह चुका है। समझेंगे देवदासी संस्था क्या है, देवदासी प्रथा किसे कहा जाता था? तो देवदासी प्रणाली वैसी प्रणाली होती थी जो 6ठी शताब्दी की एक प्रणाली है। मूल रूप से 6ठी शताब्दी में देवदासी प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जिसमें युवा लड़कियां जो होती थी उसका विवाह मंदिरों में देवताओं से कर दिया जाता था और इस प्रथा को पोट्टू कट्टू कहा जाता था, जिसके बाद वे मंदिर की देखभाल करने वाले के रूप में कार्य करने लगती थी और देवताओं के सम्मान में नृत्य भी करती थी और संगीत साहित्य सभी अनुष्ठान किया करती थी ये लड़कियां। इसी को देवदासी प्रणाली कहा गया। अब जरा जगन्नाथ मंदिर के बारे में देखेंगे तो यह कलिंग वास्तुकला शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण कलिंग राजा अनंत बर्मन चोड गंगदेव के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। जबकि इसका जीर्णोद्धार की बात किया जाए तो ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने 1174 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब यह कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया, कब बना तथा इसके सदस्य कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से रिलेटेड थे, इसने 22 जनवरी 1946 ईस्वी में घोषणा किया कि भारत में चल रहे राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया गया। कब? 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली के द्वारा, जो कि लेबर पार्टी से रिलेटेड थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इन तीनों में से सर पैथिक लॉरेंस जो थे
इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन कर दिया गया। चुनाव हुआ 1946 ईस्वी में और संविधान सभा बना। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और उस दिन सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि उस सदन में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही थे, अतः उन्हें सम्मानित करते हुए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। लेकिन संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। और तीसरी बैठक जो होती है वो 13 दिसंबर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान की कार्यवाही को प्रारंभ कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना करता है? तो न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व के बारे में चर्चा करता है, बल की परिभाषा देता है। अब इसको समझिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यही तो जड़त्व है। और यह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। इसी को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है या इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या है? तो संवेग का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के दूसरे गति नियम को। यह बताता है कि एक वस्तु पर लागू शुद्ध बल के कारण इसमें उत्पादित त्वरण बल के परिणाम के समानुपाती होता है, अर्थात फॉर्मूला के रूप में जानेंगे तो F बराबर ma होता है। अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक की प्राप्ति जो होती है वो न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होती है, जबकि पहले गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के तीसरे गति नियम को एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है, न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है। न्यूटन के गति विषयक नियम की चर्चा उनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्रेजरी बिल क्या है? तो ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार के द्वारा भुगतान किए जाने वाले शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अल्पकालिक प्रतिभूति पत्र है। क्लियर? जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार का। क्लियर? अल्पकालिक प्रतिभूति पत्र है जिससे उन्हें पूरी तरह जोखिम मुक्त बनाया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल, टी बिल जिसे कहा जाता है, ट्रेजरी बिल केंद्र के लिए देय है और पूर्व निर्धारित तिथि पर पुनर्भुगतान करना आवश्यक होता है। इसका डिवेंचर क्या होता है इसको समझिएगा। तो यह शेयर कंपनी में हिस्सेदारी को ही डिवेंचर कहा जाता है। म्यूचुअल फंड जो होता है यह एसेट मैनेजमेंट के अधीन एक साझा कोष होता है जिसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध एवं जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहां है? तो बिहार के राजगीर नामक स्थान में ही बुद्ध और जैन दोनों का संयुक्त तीर्थ स्थल है। कैसे, जरा इसको समझिएगा। राजगीर में हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म तीनों धर्म का तीर्थ स्थल मिलता है। जहां विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वही महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया था। तो हो गया ना, दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। कुंडग्राम की बात करें तो वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बोध गया की बात करें तो यहां बैसाख के पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है? 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सी बात सही नहीं है? तो पहले बात पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी सही नहीं है। तो पहला है, विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। यह पंचायती राज व्यवस्था 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत बिल्कुल ही गलत बात है।
तो है क्या क्या सही, जरा इसको समझिएगा। तो पंचायती राज 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया था तथा इस विधेयक को अधिनियम का रूप दिया गया 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसे लागू कर दिया गया और यह एक अधिनियम बन गया, कानून बन गया। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। इसके पंचायती राज्य संबंधी प्रावधान को सम्मिलित किया गया इसी के तहत, 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से लेकर न तक को उपबंधित किया गया। इसके तहत यानी 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी विधेयक के तहत और 1993 ईस्वी के अधिनियम के तहत अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 के आई उपबंध में वित्तीय स्थिति के पुनर्अवलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 का डी में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जबकि अनुच्छेद 243 के 5 में ई में पंचायतों की अवधि का निर्धारण किया गया है। बाकी का तीनों ऑप्शन इसी में हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है हैप्पी सीडर के बारे में? हैप्पी सीडर क्या है, जरा इसको समझिएगा। तो हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो धान की फसल की कटाई के बाद गेहूं को सीधे खेत के अवशेषों के साथ ही बुवाई कर दी जाती है। हैप्पी सीडर के माध्यम से धान की फसल की कटाई हो गई। अब जो पराली होता है धान का, उसको बिना खेत से हटाए, बिना अवशेष को खेत से हटाए ही गेहूं की बुआई उसमें कर दी जाती है। और यह हैप्पी सीडर जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा चालित मशीन के रूप में कार्य करती है। इस मशीन से बुवाई करने पर सिंचाई में लगने वाली पानी की बचत हो जाती है, जिसमें पराली मल्च का काम करती है। पराली जो होता है अंतिम में गल के मल्च का काम करती है, जिससे कि पराली को जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यही होता है हैप्पी सीडर। क्लियर। तो इसका उपयोग चावल की पराली से अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। हैप्पी सीडर नामक एक मशीन का उपयोग, और यह ट्रैक्टर के माध्यम से चालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शेरशाह जो थे वो एक धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति थे। जरा शेरशाह के बारे में समझिएगा। 1486 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1545 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। यह सूर साम्राज्य का संस्थापक तथा अफगान वंशीय था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक था और गैर मुसलमानों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो शावक मीर के द्वारा किया गया था, या सावा कामी के द्वारा किया गया था। इसको समझिएगा। तो बौद्ध संगति 4 प्रकार का हुआ था। 4 बौद्ध संगति का आयोजन अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में और अलग अलग शासक के शासनकाल में किया गया था। इसको समझिएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जो कि इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था और अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था, सावा कामी या सावक मीर की अध्यक्षता में, तथा कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व या फिर 255 ईसा पूर्व, कोई भी मिलता है, या तो 251 या 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का इसमें से उदाहरण है? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में सेल्यूलोज जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण होता है। अब ये समझेंगे कि प्राकृतिक बहुलक क्या है। वे बहुलक जो पादपों तथा जंतुओं अर्थात प्राकृतिक में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज,
प्राकृतिक रबर तथा निकोलिक एसिड इत्यादि, ये सभी जो होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक है। बेकेलाइट की बात करें तो यह एक कृत्रिम बहुलक है जिसका निर्माण फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविजन के आवरण तथा ढलाई आदि में किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो यह एक कृत्रिम बहुलक है जो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है और इसका उपयोग सीट कवर, चादरें, फिल्म, पर्स, बरसाती आदि बनाने में किया जाता है। नाइलॉन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यह मानव द्वारा तैयार किया गया पहला संश्लिष्ट रेशा है जिसका प्रयोग मछली पकड़ने के जाल, पैरासूट के कपड़े, टायर, दांत, ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी इत्यादि बनाने में नाइलॉन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाई का मतलब होता है न्यूयॉर्क और लॉन का मतलब होता है लंदन। ये दोनों शब्द से मिलकर नाइलॉन बना है और नाइलॉन ऐसा कृत्रिम रेशा है जिसका प्रयोग सबसे पहली बार महिलाओं के जुराव बनाने में किया गया था। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब जरा समझिएगा स्थानीय शासन क्या था। लॉर्ड रिपन जिनका शासनकाल 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी में एज अ गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई थी। इनके द्वारा 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 ईस्वी से 1885 ईस्वी के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुआ। 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समाप्तिकरण किया गया। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम को लाया गया। 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विधेयक का प्रस्तुतिकरण किया गया। ये सभी कार्य किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। यही कारण है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष। अब समझेंगे कि कितनी राशि दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान होता है। यह पुरस्कार में 4 लाख रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह एवं बागमती देवी की प्रतिमा दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था लेकिन यह वितरण किया गया 1983 ईस्वी में। यानी मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में लेकिन इसका वितरण पहली बार 1983 ईस्वी में किया गया और इसके पहले प्राप्तकर्ता कन्नड़ लेखक सी के नागराज राव को प्रदान किया गया था उनके कन्नड़ साहित्यिक रचना के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो सासाराम या सहसराम को शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि यहीं पर शेरशाह सूरी ने कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य के लिए अपना केंद्र बनाया था। शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम या सहसराम को कहा जाता है क्योंकि शेरशाह ने अपने सभी व्यवस्थाओं का संचालन सासाराम से किया करते थे। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। शेरशाह ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कई विभाग की भी स्थापना किया था जिसमें से कुछ विभाग दिए हुए हैं आपको। प्रशासनिक विभाग एक तरफ है, दूसरे तरफ उनके कार्य क्या होते थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने दीवान-ए-वजारत नामक एक प्रशासनिक विभाग की स्थापना किया था जिसका कार्य लगान एवं अर्थव्यवस्था का प्रधान देखरेख करना होता था। प्रशासनिक विभाग के रूप में दीवान-ए-आरिज जो था वो सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था करता था। दीवान-ए-रसालत जो था वो विदेश मंत्री का कार्य करता था। दीवान-ए-ईशा जो था वो पत्राचार विभाग का कार्य करता था। दीवान-ए-काजी जो था वो न्याय संबंधी कार्य करता था और दीवान-ए-बरीद जो था वो गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन जो है उसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं।
प्रोटियम जो है उसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है, जबकि ड्यूटेरियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या तो 1 होती है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसकी खोज यूरे ब्रिकवेड और मर्फी ने 1931 ईस्वी में किया था। ट्राइटियम जो है यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है और यह बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। इसकी परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होती है। ट्राइटियम की अर्धायु अगर देखा जाए तो 12.4 वर्ष का होता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का सबसे अस्थायी समस्थानिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में संवैधानिक शासन जो है वो 1937 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत 6 राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत बिहार विधानसभा में 152 तथा विधान परिषद में 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इसके तहत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ग्रेटर कोच्चि जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेटर कोच्चि जो है वो तेल शोधनशाला के लिए, रसायन एवं धातु कर्मीय उद्योग के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्रेटर कोच्चि कोच्चि में स्थित एक नगर है। नागदा रतलाम की अगर बात करें तो नागदा रतलाम जो है वो बिस्कोय, रेयन, दाहक, रंजक एवं आसवनी के लिए काफी प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में है। पाली की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है और यह सूती वस्त्र एवं रंजक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु की बात करें तो परमाणु जो है वो खाद्य प्रसंस्करण एवं विद्युत लेपन के लिए जाना जाता है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर मिलता है 3, 4, 1, 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? खाद्य सुरक्षा किसे कहेंगे? तो खाद्य सुरक्षा जो है वो खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति को ही खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। फूड प्रोटेक्शन कहा जाता है। समझिएगा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा, इससे तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। सन 1974 ईस्वी में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई जिसमें खाद्य आपूर्ति पर बल दिया गया। खाद्य सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण अवयव जाने जाते हैं: पोषकता, पर्याप्तता, पहुंच और पाचन। 2 पॉइंट याद रखने वाली चीज है इसमें। खाद्य सुरक्षा जो है वह खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाले कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति कराना। दूसरी बात आपको याद रखना है कि 1974 ईस्वी में विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था जिसमें खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी गई, जिसमें खाद्य आपूर्ति पर भी बल दिया गया था। तथा तीसरी बात आपको याद रखना है कि खाद्य सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण अवयव है: पोषकता, पर्याप्तता, पहुंच और पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार प्रदेश में नकदी फसल जो है वो गेहूं, जूट, आलू और तंबाकू के रूप में जाने जाते हैं। जरा समझिएगा, गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू बिहार की प्रमुख नकदी फसलें हैं, जबकि बिहार की प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल किया जाता है धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन तथा तिलहन को शामिल किया जाता है। बिहार राज्य के व्यावसायिक या नकदी फसल की बात करें तो इसमें फसलें आती है वे बेचकर, नकदी फसल उसे कहा जाता है जिसमें किसान जो है उसे बेचकर नगद राशि प्राप्त करते हैं, यानी उत्पादन के बाद इसको काटकर तुरंत ही बेच दिया जाता है और नगद राशि प्राप्त किया जाता है। इसे नकदी फसलें कहा जाता है। इसके अंतर्गत गन्ना, पटसन, तंबाकू, कपास, आलू, तिलहन, दलहन, मिर्च मसाला इत्यादि को शामिल किया जाता है। पेय फसलें के रूप में चाय को शामिल किया जाता है। रेशेदार फसल के रूप में कपास, जूट और रेशम को शामिल किया जाता है। फल के लिए आम, लीची, केला, अमरूद इत्यादि को शामिल किया जाता है और मसाला के लिए लाल मिर्ची, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि को शामिल किया जाता है मसाला फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिक मेडू जो है, अरिक मेडू से ही प्राप्त होती है। रोम
और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में। अरिकमेडी जो कि पंडिचेरी में स्थित है, यहां से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि रोम से भारत का व्यापार चलता था। इस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त रत्न, मन के बर्तन तथा रोमन द्वीप के टुकड़े तथा रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र बना मन का भी मिला है, जो भारत रोम व्यापार के संबंधों को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकारी दोनों का प्रावधान किया गया? राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था। क्लियर? राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कहां है? तो यूएसए में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। अब राष्ट्रपति यानी राज्याध्यक्ष जो होते हैं उनका तो चुनाव होता ही है, निर्वाचन होता ही है, साथ ही साथ उत्तराधिकारी जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको भी चुन लिया जाता है। और आमतौर पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं अगले चुनाव में वही राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, आमतौर पर, जनरली, सामान्यतः हमने कहा। क्लियर? अब कोई राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति अमेरिका में मात्र 2 ही कार्यकाल के लिए राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। क्लियर? उसके साथ ही उत्तराधिकारी का पद भी बना लिया जाता है, निर्वाचित कर लिया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति का पद भी। तो यह यूएसए के संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा समझेंगे। 1947 ईस्वी में कांग्रेस ने पुनः राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून पारित करके निश्चित कर दिया कि राष्ट्रपति पर पद में अस्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। 1947 ईस्वी में कांग्रेस। अब यह कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस यूएसए की संसद है, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? तो यूरेनियम जो होता है वो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एटॉमिक रिएक्टर क्या होता है? इसको समझिएगा। इसमें नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसे ही परमाणु भट्ठी या परमाणु रिएक्टर कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का पहला प्रयोग एनरिको फर्मी के निर्देश में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में किया गया था। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, ये जो परमाणु रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग भी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको यूरेनियम न देके यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 ये भी दे सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में भारी जल B2O और बेरिलियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में शीतलक यानी कोलेंट के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित घोल का प्रयोग किया जाता है, जबकि नियंत्रक छड़ के रूप में, कंट्रोलर के रूप में परमाणु रिएक्टर में कैडमियम और बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल कौन सी है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो गाय की एक नस्ल है जो भारत में पाई जाती है, सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करती है। ये एक दिन में 45 लीटर दुग्ध का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की एक संयुक्त उद्यम परियोजना है? तो यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त उद्यम परियोजना है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। यह भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पर? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो 15.2%। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है? तो ट्रिम्स का सही विस्तार यानी पूरा रूप जो है वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है। ट्राइम्स, TRIMS का पूरा रूप ये क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो होता है वो व्यापार संबंधी निवेश उपाय है। ट्रिम्स का संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जिसे कोई देश अपने देश में विदेशी विनियोगों में के संबंध में लगाता है। विकासशील देशों ने ट्रिम्स का प्रयोग बहुत अधिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस स्थल की खुदाई की, वो ध्यान रखेंगे, नालंदा की। ऑप्शन नंबर ए, बिहार के नालंदा की। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं और इसका सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इस क्षेत्र में उत्खनन का काम 1916 ईस्वी में स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। उत्खनन के क्रम में एक सुरक्षात्मक चारदीवारी कक्षा मिले जो भिक्षुओं के निवास के लिए काफी उचित थे या भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए थे। क्लियर? तो सबसे पहली बात अलेक्जेंडर कनिंघम कब? 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित होता है? तो खरगोश द्वारा अपने पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करने का मतलब है सदस्यों को चेतावनी देना, सदस्यों को सूचित करना। खरगोश जिसका वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस होता है, अपने आसपास संकट या खतरा महसूस करता है तो वह पिछले अंगों अर्थात पिछले पैरों से जमीन पर प्रहार करता है। यह व्यवहार उसके अन्य सदस्यों को चेतावनी संकेत देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद का सिलसिला हुआ कौन सा था? कौन सूफी संप्रदाय था जिन्होंने संगीत का विरोध किया था, संगीत को नहीं अपनाया था? तो ध्यान दीजिएगा, वो था नक्शबंदी सूफी परंपरा। नक्शबंदी सिलसिला जो था वो संगीत का विरोध करता था। नक्शबंदी सिलसिला जो कि सूफी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा किया गया था। भारत में नक्शबंदी सिलसिले को प्रारंभ करने का श्रेय सूफी संत ख्वाजा बकी बिल्लाह को दिया जाता है, जो कि 17वीं शताब्दी में काबुल को अपना केंद्र बनाया था। इस सिलसिले का भारत में व्यापक प्रचार प्रसार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा? 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा किया गया। भारत में इस सिलसिला का प्रारंभ सूफी संत ख्वाजा बकी बिल्लाह के द्वारा किया गया, लेकिन भारत में इसका व्यापक प्रचार प्रसार शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया। नक्शबंदी सिलसिला ही था सूफी संत का जिनमें संगीत को मान्यता नहीं दिया गया था, संगीत का विरोध किया था। चिश्तिया सिलसिला की बात करें तो चिश्तिया संप्रदाय यह भारत का प्रथम सूफी सिलसिला है। इस शाखा की स्थापना अबू अब्दुल चिश्ती ने 10वीं सदी में हैरात में की थी, किंतु भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। सुहरावर्दी सिलसिला की बात किया जाए तो भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे, लेकिन मूल रूप से इसकी स्थापना शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा बगदाद में किया गया था। कादिरी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं शताब्दी में बगदाद में कादिरी सिलसिले की शुरुआत की थी। भारत में कादिरी सिलसिले की शुरुआत 14वीं शताब्दी में नियामत उल्लाह और नसीरुद्दीन मखदूम जिलानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करना, इसका विवेक पूर्वक यूज करना, उपयोग करना। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करने का मतलब यह होता है क्योंकि यह संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, उसको बनने में युगों का समय लग जाता है। इसलिए इसका विवेक पूर्ण प्रयोग करना, आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना ज्यादा हितकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला इसमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक फसली क्षेत्र वाला जिला जो है वो है पश्चिमी चंपारण। अब राज्य का जिला देख लेते हैं जो फसली क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़े बड़े जिले हैं। पश्चिमी चंपारण जो है वो 3,66,712 हेक्टेयर जो है वो फसली क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण में है, बिहार के जिला। जबकि दूसरे स्थान पर रोहतास जिला का नंबर आता है 3,63,159 हेक्टेयर फसली क्षेत्रफल वाला जिला है। मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है इस लिहाज से और 3,39,364 हेक्टेयर फसली क्षेत्रफल है मुजफ्फरपुर में, जबकि चौथे स्थान पर पूर्वी चंपारण है जहां का फसली क्षेत्रफल 3,23,000 इसमें दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे 2,33,000
11 हेक्टेयर जो है क्षेत्र वो फसली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO यानी फूड एसोसिएशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी में से एक है FAO। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अप्रैल 1945 ईस्वी में कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषक तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के अधिदेश के साथ शुरुआत की गई थी। कब? 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को। FAO का मुख्यालय वर्तमान समय में इटली के रोम में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्यू डोंगयू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया। तो सबसे निर्णायक युद्ध और सबसे पहला युद्ध प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, प्लासी का युद्ध। अब समझेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया और इसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए अंग्रेजी सत्ता को पूरी तरीका से भारत में लागू करने के लिए एक और युद्ध हो गया लगातार, बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। इसे ही बक्सर का युद्ध कहा गया। इसके तहत भारत में अंग्रेजी सत्ता पूरी तरीका से स्थापित हो गई थी। बंदीवास की लड़ाई की बात किया जाए तो यह युद्ध 1761 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यानी अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली जो है वो सदाशिव राज भाऊ को हराकर जीत लेता है। यानी अफगान की जीत हो जाती है, मराठों की हार हो जाती है, और इसी हार को सहन न कर पाने के कारण सदाशिव राव भाऊ जो थे वो हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरने वाली पक्षियों की क्या विशेषता होती है? तो इसमें जाल युक्त पैर लगे हुए होते हैं ताकि इसको तैरने में आसानी हो सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो प्रतिषेध लेख अर्थात प्रोहिबिशन लेख जो होता है वो जारी किया जाता है किसी भी मामले में कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए। समझेंगे प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिशन क्या है? तो यह एक आज्ञा पत्र सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा निम्न न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें। क्यों? क्योंकि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। तो कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस क्या है? तो इसके तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर निश्चित समय में दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अधिकार परीक्षा क्या है? यानी अंग्रेजी में कोबेरेंटो। तो इसके तहत अवैध पदाधिकारी या कर्मचारी को उसके कार्य करने का वैधानिक प्रमाण पत्र मांगा जाता है। और उत्प्रेषण यानी सर्ट्योरेरी जो है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन हेतु वरिष्ठ न्यायालय या अपने से उच्च न्यायालय को भेज दे। आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा तथा प्रतिषेध लेख। क्लियर? ये 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। और मौलिक अधिकार से हटके कोई मामला हो तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय यही 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी तक आप जानते होंगे मध्य प्रदेश है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा नवीनतम आंकड़ा जो कृषि मंत्रालय का आया है, राजस्थान जो है
वो दालों के उत्पादन में पहला स्थान, और दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र का आ गया है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। नवीनतम आंकड़ा 2021 का यह नवीनतम आंकड़ा कृषि मंत्रालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो बिहार के नवादा जिले जो है वहां पर ग्रेनाइट अनेक रंगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई में चुंबकीय तरंग का प्रयोग चिकित्सा व्यवस्था में किया जाता है, जिसमें आंतरिक शरीर के क्रियाकलापों को फिगर बनाया जाता है, इमेजिंग तैयार किया जाता है। एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा रूप होता है, और इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण कर लिया जाता है और उसका इमेज तैयार कर लिया जाता है और उसके आंतरिक शरीर का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो मुसलमानों को किया था, सिखों को किया था, अनुसूचित जातियों को किया था, लेकिन बौद्धों को नहीं किया था। अब मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया, क्या था, जरा समझिएगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी में विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इस बात को सुनकर महात्मा गांधी जो थे वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया था। रैमजे मैकडोनाल्ड बाद में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को रद्द किया गया। क्लियर? इसके तहत 11 समूहों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था सांप्रदायिक पंचायत के तहत ही। क्लियर? तो इसमें बौद्ध जो थे वो शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो गालपैगोस जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जो भूमध्य सागर के काफी निकट स्थित है। क्लियर? अब देखेंगे गालपैगोस जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप समूह है जो इक्वाडोर के आधिपत्य में आता है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में कर्क रेखा के निकट स्थित है। फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और इसी में सोलोमन द्वीप भी स्थित है। क्लियर है? सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही मशीनी लैंग्वेज, मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा मशीन भाषा होती है जो केवल 0 और 1 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कलादान परियोजना के तहत म्यांमार में सितवे बंदरगाह के लिए पहली खेप को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से हरी झंडी दिखाई गई है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से हरी झंडी दिखाई गई है कलादान परियोजना को। अब ये समझेंगे कलादान परियोजना क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में म्यांमार में सितवे बंदरगाह के लिए शिपमेंट शुरू हुआ। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सितवे बंदरगाह कहां है? तो म्यांमार में स्थित है सितवे बंदरगाह, और म्यांमार के सितवे बंदरगाह और भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है, इन दोनों के बीच कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा के रूप में शिपमेंट शुरू किया गया है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन को शुरू करने के लिए कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से 1000 मीट्रिक टन सीमेंट से भरे एक जहाज की हरी झंडी दिखाई गई है। यह परियोजना $484 मिलियन की कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KMTTP का हिस्सा है और इसे भारत से अनुदान सहायता के तहत बनाया गया है। यह परियोजना 1991 ईस्वी में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच समुद्री संपर्क और व्यापार को बढ़ाया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है कलादान परियोजना का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सेली एन फ्रेजर प्रिंस को प्रदान किया गया है 2023 में लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड।
अब समझेंगे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो है वो इसके तहत कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। इस लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। इसके तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड सेली एन फ्रेजर प्रीस को अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू, यहां पे वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जो है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के तहत 2023 में कार्लोस अल्कराज को प्रदान किया गया है। जबकि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के तहत ही वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को प्रदान किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की स्थापना 1999 ईस्वी में लॉरियस स्पोर्ट्स गुड फाउंडेशन के डेमलर और रिचमोंट द्वारा किया गया था तथा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत जो है पहला समारोह 25 मई 2000 ईस्वी को मोंटे कार्लो में आयोजित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सेना को निम्नलिखित में से किस रैंक से ऊपर एक समान वर्दी रखनी होगी? तो ब्रिगेडियर से ऊपर एक समान वर्दी पहनने का नियम लाया गया है हाल ही में भारतीय सेना में। 1 अगस्त से भारतीय सेना ब्रिगेडियर और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक समान वर्दी पहनेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है एक रूपता लाना और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति को सुव्यवस्थित करना है। भारतीय सेना का पदानुक्रम की बात करें तो सबसे पहला पद पर जनरल आता है, दूसरे स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल, तीसरे स्थान पर मेजर जनरल, चौथे स्थान पर ब्रिगेडियर आता है और ब्रिगेडियर जो है इसके ऊपर के व्यक्ति ब्रिगेडियर से और ब्रिगेडियर के ऊपर के व्यक्ति जो है एक ही समान वर्दी पहनेंगे। ब्रिगेडियर से नीचे का पद कर्नल का होता है, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का, उसके बाद मेजर का, उसके बाद कैप्टन का और उसके बाद लेफ्टिनेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में फिच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को तक कम कर दिया है। कितना तक कम कर दिया है? तो 6% तक कम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिच रेटिंग 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को पहले लगाया गया था 6.2%, जो इसे घटाकर 6% कर दिया है, जो उच्च मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक मांग जैसे कारकों के कारण है। फिच रेटिंग इंक जो है एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जो 1975 ईस्वी में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित 3 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठनों में से एक संगठन फिच रेटिंग इंक को माना जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कोई भी कमी अगर रह जाती है तो हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, तभी आपका रिवीजन बेहतर तरीका से हो पाएगा, क्योंकि विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।